Welcome everyone. We are going to start with a new topic, that is contracts of bailment and pledge. And under this topic, the subtopic for today is meaning and characteristics of bailment. So स्टार्ट करते हुए सबसे पहले समझते हैं कि कंसेप्ट ऑफ बेलमेंट क्या है. बेलमेंट का कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम उसका मीनिंग और डेफिनेशन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बेलमेंट. देखिए जी, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया है जहां पर जो सुमन है वो एक पीस ऑफ क्लॉथ दे रही है टू द टेलर, दर्जी को. सुमन दर्जी को एक पीस ऑफ क्लॉथ दे रही है, और किस उद्देश्य से दे रही है कि जो टेलर है वो सूट को स्टिच करके सुमन को वापस कर देगा. यहाँ पर सुमन और टेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, और सुमन जो कि अपने गुड्स टेलर को दे रही है, तो सुमन बेलर है और जो टेलर है, टेलर इज द बेली. सो सुमन और टेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हुआ है, जिसमें से जो सुमन है वो बेलर है और जो टेलर है उसे आप बेली कहते हैं. तो आइए एक एक करके देखते हैं कि यहाँ पर गुड्स क्या है. इस केस में गुड्स क्या है. जो कपड़े का टुकड़ा है, पीस ऑफ क्लॉथ जो है, वो गुड्स है. गुड्स का मालिक कौन है. गुड्स का मालिक है सुमन. गुड्स की पोजेशन या फिर कब्जा किसके पास है. हाँ जी, किसके पास है. गुड्स का कब्जा किसके पास है. गुड्स का कब्जा ट्रांसफर कर दिया गया है सुमन से टेलर के पास. ठीक है जी. सो यहाँ पर गुड्स की मालिक कौन है. सुमन गुड्स की मालिक है, लेकिन गुड्स का जो कब्जा है वो सुमन से टेलर के पास ट्रांसफर कर दिया गया है, स्थानांतरित कर दिया गया है. गुड्स का जो ट्रांसफर हुआ है, जिसको आप स्थानांतरण कहते हैं, गुड्स का जो ट्रांसफर हुआ है वो क्यों किया गया है, किस उद्देश्य से किया गया है. गुड्स का स्थानांतरण किसी निर्धारित उद्देश्य की वजह से किया गया है, और वो उद्देश्य क्या है. वो उद्देश्य ये है कि जो टेलर है वो इस कपड़े को सूट में कन्वर्ट करके, सूट में बदल कर सुमन को वापस कर देगा. क्या उद्देश्य पूरा होने पर जो गुड्स का कब्जा है, क्या वो सुमन के पास वापस आ जाएगा. हाँ जी, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि गुड्स की मालिक कौन है, गुड्स का ओनर कौन है. गुड्स का ओनर सुमन है. सुमन ने सिर्फ और सिर्फ गुड्स का कब्जा, गुड्स के कब्जे का स्थानांतरण किया है, सिर्फ गुड्स के कब्जे को, पोजेशन को ट्रांसफर किया है, वो भी किसी स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव से, किसी निर्धारित उद्देश्य से ट्रांसफर किया है. और जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा, सुमन के पास गुड्स का जो कब्जा है, गुड्स का पोजेशन है, वो वापस आ जाएगा. सो यहाँ पर की वर्ड्स क्या हैं कि यहाँ पर जो पोजेशन है, गुड्स का जो कब्जा है, वो ट्रांसफर किया जाता है. सो ट्रांसफर करना, स्थानांतरण करना, ये जरूरी है. गुड्स के कब्जे को ट्रांसफर करना इज इम्पोर्टेंट हियर. और ट्रांसफर क्यों किया जाता है. ट्रांसफर किया जाता है किसी निर्धारित उद्देश्य से ट्रांसफर किया जाता है, और जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हो जाता है, वैसे ही गुड्स अपने मालिक के पास वापस आ जाते हैं. और यहाँ पर जो पर्सन, जो व्यक्ति गुड्स का स्थानांतरण कर रहा है, उस व्यक्ति को आप बेलर कहते हैं. और जिस व्यक्ति के पास गुड्स का पोजेशन जा रहा है, गुड्स का कब्जा जा रहा है, उस व्यक्ति को आप बेली कहते हैं. और बेलर और बेली के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट का. अब जब आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई हैं, तो अब देखते हैं कि मीनिंग क्या है, क्या अर्थ है बेलमेंट का. इट सेज बेलमेंट इम्प्लाइज, बेलमेंट का अर्थ है वॉलंटरी चेंज ऑफ पोजेशन. यहाँ पर कब्जा बदल रहा है, यहाँ पर हाथ बदल रहे हैं, कब्जा बदल रहा है. कब्जे का ऐच्छिक बदलाव. और कब्जे का बदलाव कौन कर रहा है. कब्जे का बदलाव बेलर कर रहा है, सुमन कर रही है कब्जे का बदलाव. तो यहाँ पर बेलमेंट में क्या होता है, कब्जे का बदलाव किया जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को गुड्स का
जो पोजेशन है, गुड्स का जो कब्जा है, उसे बदला जाता है। और क्यों बदला जाता है? फॉर सम पर्पस, किसी उद्देश्य से गुड्स के कब्जे का बदलाव किया जाता है। एंड व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, और जब वो उद्देश्य पूरा हो जाता है, द गुड्स आर रिटर्न, जो गुड्स हैं उनकी वापसी हो जाती है। किसके पास? उनकी वापसी हो जाती है उस व्यक्ति के पास जिसने गुड्स ट्रांसफर किए थे, उसके पास गुड्स की वापसी हो जाएगी। या फिर यदि मान लीजिए कि ये जो सुमन है, इसने ये सूट स्टिच करवाया था, किसी और व्यक्ति के लिए करवाया था, अपनी किसी फ्रेंड के लिए करवाया था, तो ऐसा भी हो सकता है कि सुमन के पास गुड्स वापस ना आए। सुमन डायरेक्टली टेलर को बोल दे कि ये जो गुड्स हैं वो मेरी सहेली के घर दे देना। इसका मतलब क्या है कि या तो बेलर के पास गुड्स वापस आ जाएंगे, या फिर बेलर के निर्देशानुसार, जैसे ही बेलर बोलेगा, जिस तरह से बेलर निर्देश देगा, उसके अनुसार जो टेलर है वो गुड्स का निपटारा कर देगा। मान लीजिए कि सुमन ने सूट स्टिच करवाया था आगे किसी को बेचने के लिए, अपने कस्टमर को बेचने के लिए, और सुमन टेलर को ही कह देती है कि ये जो गुड्स हैं, ये आगे जो सूट है, ये आगे मेरे कस्टमर के पास भेज देना। तो या तो जो गुड्स हैं वो सुमन के पास ही वापस आ जाएंगे, या फिर सुमन के निर्देशानुसार जो टेलर है वो गुड्स का निपटारा कर देगा। दिस इज नोन एज बेलमेंट। सो व्हाट इज बेलमेंट? बेलमेंट में गुड्स के कब्जे का हस्तांतरण किया जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति द्वारा, किसी उद्देश्य से ये ट्रांसफर किया जाता है। और जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो गुड्स की या तो वापसी हो जाती है बेलर के पास, या फिर बेलर के निर्देशानुसार गुड्स का उचित तरीके से निपटारा कर दिया जाता है। और क्या है इसमें? जो गुड्स की ओनरशिप है, व्हाट इज ओनरशिप? जो मालिकाना हक है गुड्स का, वो बेलर के पास ही रहता है। यहाँ पर जो गुड्स की मालिक है वो सुमन ही रहेगी। उसने जब गुड्स टेलर को ट्रांसफर करे, तो टेलर को ट्रांसफर करने से गुड्स का मालिक टेलर नहीं हो जाएगा, ओनरशिप सुमन के पास ही रहेगी। सो यहाँ पर जो ओनरशिप है गुड्स की, गुड्स का जो मालिकाना हक है, वो बेलर के पास ही रहता है। बदलता क्या है? सिर्फ कब्जे का अधिकार बदलता है, सिर्फ कब्जे के अधिकार को ट्रांसफर किया जाता है। ओनरशिप बेलर के पास ही रहती है। अब ये तो है जी जनरल मीनिंग ऑफ बेलमेंट। दिस इज द मीनिंग ऑफ बेलमेंट। अब यदि हम डेफिनेशन की बात करें, प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, तो हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1881 है, उसका सेक्शन 148 बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है। अब क्योंकि आपको बेसिक स्ट्रक्चर और मीनिंग समझ में आ गया है, तो आपको बेलमेंट की डेफिनेशन भी इजीली समझ में आ जाएगी। सो ये सेक्शन 148 क्या कहता है? द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को गुड्स प्रदान करता है, गुड्स की डिलीवरी की जाती है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुड्स डिलीवर करता है फॉर सम पर्पस, किसी उद्देश्य से डिलीवर करता है। एंड व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, जब उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो जो गुड्स हैं वो वापस कर दिए जाते हैं, वो बेलर को वापस कर दिए जाते हैं, या फिर बेलर के निर्देशानुसार गुड्स का उचित तरीके से निपटारा कर दिया जाता है। ये देखिए जी, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आपके लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल तो वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सुमन एंड टेलर वाला। द सेकेंड एग्जाम्पल इज अनीता ने गुड्स दिए वॉश करने के लिए किसी वॉशरमैन को, धोबी को। यहाँ पर गुड्स की मालिक कौन? अनीता। गुड्स का जो पोजेशन है वो ट्रांसफर किसे किया जा रहा है? वॉशरमैन को। सो अनीता इज द बेलर एंड वॉशरमैन इज द बेली। और जो अनीता है वो वॉशरमैन को गुड्स किस उद्देश्य से ट्रांसफर कर रही है? कपड़े धोने के लिए दे रही है। सो यहाँ पर उद्देश्य क्या है? कपड़े धोना, कपड़े धोकर वापस करना। क्या जब ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा, क्या वॉशरमैन अनीता को ये कपड़े वापस कर देगा? हाँ जी, कर देगा। सो जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा, अनीता के पास उसकी गुड्स वापस आ जाएंगे। ये
एक दूसरा एग्जाम्पल है। एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज राकेश का जो टीवी सेट है वो खराब हो जाता है और वो उसे रिपेयर के लिए, मरम्मत के लिए मैकेनिक को देता है। यहाँ पर टेलीविजन सेट का मालिक कौन है? मालिक राकेश है, लेकिन वो कब्जा किसे दे रहा है? मैकेनिक को दे रहा है। किस उद्देश्य से वो मैकेनिक को कब्जा दे रहा है? इस उद्देश्य से कि जो मैकेनिक है वो उस टीवी सेट को रिपेयर कर देगा, और जैसे ही गुड्स ठीक हो जाएंगे, टेलीविजन ठीक हो जाएगा, मरम्मत हो जाएगी, क्या मैकेनिक राकेश को गुड्स वापस कर देगा? हाँ जी, कर देगा। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट की विशेषताएं क्या हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैसे ही बेलमेंट भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बेलर और बेली के बीच में। अब क्योंकि बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जरूरी तत्व होते हैं, वो सभी तत्व बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में भी होने चाहिए। कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8। सारे जरूरी तत्व हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फ्री कंसेंट, आजाद सहमति, लॉफुल कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। तो जो भी जरूरी तत्व एक कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं वो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में भी होने चाहिए, पहली बात। दूसरा, बेलमेंट हमेशा मूवेबल गुड्स के केस में ही की जाती है, चल संपत्ति के केस में ही बेलमेंट की जाती है। अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टीज की कभी भी बेलमेंट नहीं की जा सकती। इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल लैंड अचल है, बिल्डिंग अचल है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, इनकी बेलमेंट नहीं की जा सकती। और चल संपत्ति में क्या आ जाएगा? एनीथिंग जो कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सके। फॉर एग्जाम्पल योर बुक्स, फॉर एग्जाम्पल योर पेन, फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, जिसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकें, दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज बेलमेंट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स। बेलमेंट में जो गुड्स हैं उनके कब्जे का स्थानांतरण किया जाता है। उनका जो कब्जा है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है। अब यदि कब्जे का स्थानांतरण नहीं हुआ, यदि आपने पोजेशन ही नहीं दी किसी को, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बेलमेंट आप नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक नौकर है और नौकर को मालिक ने गुड्स की देखरेख के लिए रखा है, तो क्या ये जो सर्वेंट है ये बेली बन गया? क्या सर्वेंट और मास्टर के बीच में, नौकर और मालिक के बीच में क्या बेलमेंट है? क्या मालिक ने नौकर को गुड्स का कब्जा दिया है? नहीं जी, यहाँ पर मालिक ने सर्वेंट को गुड्स का कब्जा नहीं दिया। सर्वेंट के पास सिर्फ गुड्स की कस्टडी है, सिर्फ हिरासत है गुड्स की, पोजेशन नहीं है। नौकर के पास गुड्स का कब्जा नहीं है। सिंस ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर कब्जा नहीं दिया गया है, तो क्या नौकर और मालिक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। सो यदि बेलमेंट, आप बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए कब्जे का हस्तांतरण करना आवश्यक है। another element, another characteristic, transfer under bailment is temporary। जो आप गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, अन्य व्यक्ति को जो आप गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, वो सिर्फ टेम्परेरी है, अस्थाई है। टेम्परेरी क्यों है? कुछ समय के लिए क्यों है? परमानेंट क्यों नहीं है? हमेशा के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि जो गुड्स आप हमेशा के लिए किसी को दे देते हो उसे तो आप सेल कहते हैं, उसे तो सेल कहते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पर बेलमेंट क्यों है? बेलमेंट इसीलिए है क्योंकि आप गुड्स अन्य व्यक्ति को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं?
आप किसी स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव से, किसी निर्धारित उद्देश्य की वजह से दे रहे हैं, और जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा आपके गुड्स आपके पास वापस आ जाएंगे। इसीलिए बेलमेंट में जो आप गुड्स ट्रांसफर करते हैं वो अस्थाई ट्रांसफर है, टेम्परेरी ट्रांसफर है। जैसे ही उद्देश्य पूरा हो जाएगा बेलमेंट खत्म हो जाएगी और जो गुड्स हैं वो आपके पास वापस आ जाएंगी। इसीलिए बेलमेंट में जो ट्रांसफर होता है वो टेम्परेरी होता है, अस्थाई होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेलमेंट इज गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड टू द अदर पर्सन। गुड्स को आपने किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान करना है। गुड्स देना आवश्यक है। यदि आपने किसी अन्य व्यक्ति को गुड्स दिए ही नहीं, प्रदान ही नहीं करे, तो वहां पर बेलमेंट कैसे हो सकती है? गुड्स का प्रदान करना अनिवार्य है। यदि आपने गुड्स डिलीवर नहीं करे तो वहां पर देयर इज नो बेलमेंट। Another characteristic is बेलर हैज द राइट टू द रिटर्न ऑफ गुड्स। बेलर का अधिकार है कि उसे गुड्स वापस मिले। जैसे ही उद्देश्य पूरा हो जाए तो बेलर का अधिकार है गुड्स को वापस पाने का। सो वी हैव इन टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेलमेंट। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, 6 विशेषताएं हैं हमारे पास बेलमेंट की। देखिए जी, मैंने आपके लिए शॉर्ट में एक चार्ट भी बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के में वैलिड एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, वो सब तत्व इस कॉन्ट्रैक्ट में भी होने चाहिए। मूवेबल गुड्स का ही बेलमेंट किया जाता है। इमूवेबल गुड्स, अचल संपत्ति का बेलमेंट नहीं किया जा सकता। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, कब्जे का स्थानांतरण अनिवार्य है। यदि आपने कब्जा नहीं दिया तो उसे आप बेलमेंट नहीं कह सकते। यहाँ पर जो ट्रांसफर किया जाता है वो अस्थायी तौर पर किया जाता है, क्योंकि जैसे ही उद्देश्य पूरा हो जाएगा वैसे ही गुड्स आपके पास वापस आ जाएंगे। रिटर्न ऑफ गुड्स, गुड्स की वापसी होती है इसमें, और बेलर का अधिकार है कि वो गुड्स की वापसी पा सके। डिलीवरी टू द अदर पर्सन, अन्य व्यक्ति को गुड्स प्रदान करना आवश्यक है। दीज आर द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेलमेंट। अब यदि हम बात करें गुड्स की डिलीवरी की, आप गुड्स किस तरीके से प्रदान करते हैं, इस बारे में जो सेक्शन 149 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कहता है कि गुड्स की डिलीवरी आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। आपने गुड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करने हैं, तो गुड्स की डिलीवरी 3 प्रकार से की जा सकती है। द फर्स्ट टाइप इज एक्चुअल डिलीवरी, सेकंड इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, एंड थर्ड इज टोकन डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी क्या है? एक्चुअल डिलीवरी इज वास्तविक डिलीवरी जिसमें आप गुड्स को सच में फिजिकली ट्रांसफर करते हैं अन्य व्यक्ति को। जैसे कि आपने अपना टीवी सेट रिपेयर होने के लिए दिया, तो जो टीवी सेट है वो आपके पास से किसके पास जा रहा है? मैकेनिक के पास जा रहा है। आपने क्लॉथ दिया स्टिचिंग के लिए, स्टिचिंग के लिए क्लॉथ दिया, जो क्लॉथ है वो आपसे अन्य व्यक्ति के पास जा रहा है। सो यहाँ पर गुड्स की वास्तविक डिलीवरी की जाती है। सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में गुड्स एक्चुअली में ट्रांसफर नहीं की जाती। आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसका कि असर होता है ऐसा, जैसे कि आपने गुड्स का कब्जा दे दिया है, लेकिन एक्चुअली में आपने गुड्स का कब्जा दिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने रेडियो खरीदा, आपने रेडियो खरीदा था एक शॉपकीपर से, और आपने वो रेडियो शॉपकीपर की दुकान पर ही रहने दिया। आपने उसे बोला कि मैं 2 दिन बाद आपसे ये रेडियो यहाँ से ले जाऊंगा। यहाँ पर रेडियो का मालिक कौन है? आप रेडियो को खरीद चुके हैं, आप रेडियो के मालिक बन चुके हैं, लेकिन आपने वो रेडियो शॉपकीपर की शॉप पर ही रहने दिया, दुकानदार की दुकान पर ही रहने दिया कि मैं ये रेडियो 2 दिन बाद आपसे ले जाऊंगा। आप पेमेंट कर चुके हैं, आप रेडियो के मालिक बन चुके हैं, आप बेलर हैं, और क्योंकि आपने वो रेडियो शॉपकीपर की दुकान पर रखा हुआ है, तो जो
शॉपकीपर है, दैट इज द बेली इस केस में। दिस इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कि यहाँ पर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसका असर वैसा ही होता है जैसे कि आपने गुड्स का कब्जा दे दिया है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ डिलीवरी इज द टोकन डिलीवरी। टोकन का मतलब है निशानी। सो यहाँ पर जो बेलर है वो बेली को किसी तरह की कोई निशानी देता है जिससे कि जो गुड्स हैं वो उसके कब्जे में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा है, गुड्स पड़े हैं, लेकिन वो गुड्स मेरे स्टोर में पड़े हैं, गोडाउन में पड़े हैं। वो गुड्स मैं आपको हैंड ओवर करना चाहती हूँ, आपको डिलीवर करना चाहती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने उस गोडाउन की चाबी आपको हैंड ओवर कर दी। यहाँ पर गुड्स का मालिक कौन है? गुड्स की मालिक हूँ मैं, लेकिन क्योंकि मैंने एक निशानी दी आपको, और वो निशानी क्या है? दैट टोकन इज द की। मैंने उस गोडाउन की जो चाबी है वो आपको दे दी है, और चाबी देकर मैंने गुड्स का जो कब्जा है वो आपके पास ट्रांसफर कर दिया है। ये एक तीसरा तरीका है गुड्स को डिलीवर करने का। ठीक है जी। सो क्या 3 तरीके हैं गुड्स को डिलीवर करने के? एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड टोकन डिलीवरी। The next topic here is types of contract of bailment. अब भाई बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार के आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिवॉर्ड्स। अगर हम परिणाम या फिर इनाम के नजरिए से देखें तो आपके पास 2 तरह के बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हैं। एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर आप उद्देश्य के नजरिए से देखें तो आपके पास 6 तरह के बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हैं। 4 मैंने यहाँ पर लिखे हैं और 2 मैंने नेक्स्ट पेज पर लिखे हैं। सो इन टोटल हमें 8 तरह के बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिवॉर्ड्स, परिणाम के नजरिए से और उद्देश्य के नजरिए से। सो परिणाम के उद्देश्य से आपके पास 2 तरह के बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। The first one is the non-gratuitous bailment and the second one is the gratuitous bailment. Non-gratuitous bailment क्या होती है? Non-gratuitous bailment का मतलब है जहां पर आपको बदले में कुछ मिले, जहां पर बेलर से बेली के पास कुछ जा रहा हो या फिर बेली से बेलर के पास कुछ आ रहा हो, उसे कहते हैं नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक का लॉकर लिया और बैंक के लॉकर के लिए आपको बैंक को फीस देनी पड़ेगी। आपने बैंक का लॉकर लिया और बैंक का लॉकर किराए पर लेने के लिए आपने बैंक को मान लीजिए 1000 रुपीज चार्जेस पे करे हैं पूरे साल के, 1000 रुपीज की फीस पे करी है। यहाँ पर क्योंकि आपको लॉकर किराए पर लेने के लिए पैसे देने पड़े, सो दिस इज नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर टीवी सेट दिया है रिपेयर करने के लिए, तो जो मैकेनिक है वो आपसे पैसे लेगा, वो आपसे पैसे लेगा। आप बेलर हैं और बेलर होते हुए आप बेली को टीवी सेट रिपेयर करने के लिए पैसे दे रहे हैं। क्या यहाँ पर बदले में कुछ आ रहा है या क्या बदले में कुछ जा रहा है? हाँ जी, ऐसी बेलमेंट को आप कहते हैं नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट, जहां पर आपको बदले में कुछ या तो मिल रहा हो या आप बदले में कुछ दे रहे हो। दिस इज नोन एज नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट। दूसरी आपकी आती है ग्रेचुटस बेलमेंट। अब ग्रेचुटस बेलमेंट नॉन ग्रेचुटस का उल्टा है, आप ऑपोजिट कर लीजिए। क्योंकि नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट में आप कंसिडरेशन आ रही है या जा रही है, ग्रेचुटस पेमेंट के केस में कुछ भी कंसिडरेशन आ या जा नहीं रही, कुछ भी कंसिडरेशन ना आ रही है ना जा रही है, बदले में कुछ नहीं मिल रहा, ना ही बदले में कुछ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अपने दोस्त बी को कुछ दिन के लिए साइकिल इस्तेमाल करने के लिए दे दिया बिना बदले में कुछ लिए, और बदले में ए ने बी से कुछ नहीं लिया।
चल यार, तू अपना यार है, तू अपना दोस्त है, कोई बात नहीं, तू कुछ दिन के लिए मेरा साइकिल इस्तेमाल करने के लिए ले ले। बी ने बोला मैं तेरे को बदले में कुछ दे दूंगा। ए ने मना कर दिया, नहीं मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, दोस्त होने के नाते मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। सो यहाँ पर ए बेलर है, ए ने अपने गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर किया है बी को, अपने साइकिल का कब्जा बी को दिया है। ए बेलर है, बी बेली है, लेकिन यहाँ पर ए को बी से कुछ नहीं मिल रहा, ना बी को ए से कोई कंसिडरेशन मिल रही है। दिस इज नोन एज ग्रेचुटस बेलमेंट। ठीक है जी। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिवॉर्ड्स, अगर हम परिणाम या इनाम के नजरिए से देखें तो हमारे पास दो तरह की बेलमेंट है, नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट एंड ग्रेचुटस बेलमेंट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हम उद्देश्य के नजरिए से देखें कि जो गुड्स हैं वो आप किस उद्देश्य से दे रहे हैं, इस हिसाब से देखें तो हमारे पास 6 सब कैटेगरीज हैं। द फर्स्ट वन इज द बेलमेंट फॉर यूज। जब आप गुड्स को ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए, उसे कहते हैं बेलमेंट फॉर यूज। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को 1 महीने के लिए अपना कैमरा इस्तेमाल करने के लिए दे दिया, तू कैमरा इस्तेमाल कर ले, तू छुट्टी पर जा रहा है, वेकेशन पर जा रहा है, मेरा कैमरा ले जा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर उद्देश्य क्या है, दूसरे व्यक्ति का कैमरे को इस्तेमाल करना इज द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, दूसरे व्यक्ति के इस्तेमाल करने के लिए गुड्स का प्रदान करना, इसे कहते हैं बेलमेंट फॉर यूज। सेकेंड इज बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुड्स प्रदान करता है और उसका उद्देश्य है सिर्फ गुड्स की सुरक्षित हिरासत, आप सिर्फ गुड्स की सुरक्षा के लिए गुड्स को दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, इसे कहते हैं बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी। फॉर एग्जाम्पल, राम ने अपना कीमती सामान मोहन की हिरासत में रखा। मोहन की हिरासत में क्यों रखा? सेफ्टी के लिए। मान लीजिए कि मैं 10 दिन के लिए अपने घर से बाहर जा रही हूँ, आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ, और मेरे घर में जो इम्पोर्टेंट ज्वेलरी या इम्पोर्टेंट सामान है वो मैंने आपको हैंड ओवर कर दिया है। तो यहाँ पर मैं बेलर हूँ क्योंकि गुड्स की मालिक मैं हूँ, और आप बेली हैं क्योंकि गुड्स का जो पोजेशन है, कब्जा है, वो आपके पास है। और इसका उद्देश्य क्या है, गुड्स को ट्रांसफर करने का उद्देश्य क्या है, गुड्स की सुरक्षित हिरासत। तो जहां पर गुड्स की सुरक्षित हिरासत उद्देश्य है, वहां पर ऐसे बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी। एंड थर्ड वन इज बेलमेंट फॉर कैरेज। अब कैरेज क्या होता है? जब आप गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए देते हैं, दैट इज नोन एज कैरेज। गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए देना। मैंने अपना सामान, अपना जो गुड्स हैं वो चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचाने हैं, मेरा बिजनेस है, मैंने अपने गुड्स चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचाने हैं, और मैंने इसके लिए एक ट्रक हायर किया है, एक ट्रक हायर किया है, या फिर मैंने रेलगाड़ी चुनी है अपने गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए। तो ऐसे में मेरा मकसद क्या है, गुड्स ट्रांसफर करने का मकसद क्या है, गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, जिसे आप इंग्लिश में कैरेज कहते हैं। जहां पर आपका मकसद है गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, और आप दूसरे व्यक्ति को गुड्स इस मकसद से देते हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आप कहते हैं बेलमेंट फॉर कैरेज। और क्या उद्देश्य हो सकता है बेलमेंट का? ऑल्ट्रेशन इन शेप। आप गुड्स की जो शेप है उसमें बदलाव करना चाहते हैं, गुड्स की शेप में बदलाव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने चक्की वाले को गेहूं दे दिया, चक्की वाले को गेहूं दे दिया कि इस गेहूं को मेरे को आटे में बदल के दे दे। यहाँ पर मेरा मकसद क्या है, जो मेरे गुड्स हैं, गुड्स क्या है यहाँ पर? व्हीट, गेहूं।
गेहूं की शेप बदलना, गेहूं की शेप को बदलना मेरा मकसद है। तो जहां पर मकसद ये है वहां पर बेलमेंट होती है फॉर ऑल्ट्रेशन इन शेप। अनदर वन इज बेलमेंट फॉर रिपेयर, मरम्मत के लिए। जब मैं कुछ सामान हैंड ओवर करूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कारपेंटर को फर्नीचर दे दिया रिपेयर के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने मैकेनिक को कार दी है डेंटिंग या फिर पेंटिंग के लिए, ये है बेलमेंट फॉर रिपेयर। और क्या उद्देश्य हो सकता है? बेलमेंट फॉर पॉन और प्लेज। मैम ये क्या होता है? देखिए वैसे तो प्लेज का हमारा बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, बेलमेंट कंप्लीट करने के बाद हम प्लेज वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो प्लेज है वो भी एक तरह की बेलमेंट ही होती है। प्लेज का मतलब क्या है? प्लेज का मतलब है अपना सामान गिरवी रखना, अपना सामान किसी के पास गिरवी रखना। मकसद क्या हो सकता है उसके पीछे, गिरवी रखने के पीछे? आप हो सकता है किसी से लोन ले रहे हो, ठीक है जी। सो जहां पर आप अपना सामान किसी अन्य व्यक्ति के पास गिरवी रखते हैं, आप बेलर हो जाते हैं और वो अन्य व्यक्ति बेली हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी जो गोल्ड की चेन थी, सोने की चेन आपने गिरवी रखी थी किसी व्यक्ति के पास, और गिरवी रखकर आपने उससे लोन लिया था। यहाँ पर आप बेलर हैं और जिस व्यक्ति ने आपको लोन दिया है दैट पर्सन इज नोन एज द बेली। और यहाँ पर बेलमेंट हुई है किस उद्देश्य से? प्लेज के उद्देश्य से। उद्देश्य क्या है? गुड्स को गिरवी रखना। So in all, we have 8 types of bailment. The first one is non-gratuitous. Another one is gratuitous, bailment for use, bailment for safe custody, bailment for carriage, bailment for alteration in shape, for repair and for pledge. Non-gratuitous bailment क्या है? जहां पर बदले में आपको ना कुछ मिल रहा है ना कुछ जा रहा है, where there is no flow of consideration between bailor and bailey. बेलर और बेली के बीच में कंसिडरेशन का बदलाव नहीं हो रहा, उसे नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट कहते हैं। ग्रेचुटस बेलमेंट क्या है? जहां पर बदले में आपको कुछ मिल रहा है, वेयर देयर इज फ्लो ऑफ कंसिडरेशन बिटवीन बेलर एंड बेली, जहां पर बेलर और बेली के बीच में कंसिडरेशन आ या जा रही है, उसे कहते हैं ग्रेचुटस। नहीं, ना आ रही है ना जा रही है, उसे कहते हैं ग्रेचुटस बेलमेंट। सेकेंड इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, उद्देश्य के मकसद से बेलमेंट फॉर यूज, जब आप गुड्स इस्तेमाल करने के लिए किसी को देते हैं। बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी, जब आप सुरक्षित हिरासत के लिए गुड्स किसी को डिलीवर करते हैं। बेलमेंट फॉर कैरेज, जब आप गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए किसी को डिलीवर करते हैं। बेलमेंट फॉर ऑल्ट्रेशन इन शेप, जब आप गुड्स में बदलाव के लिए गुड्स किसी को ट्रांसफर करते हैं। बेलमेंट फॉर रिपेयर, मरम्मत के लिए गुड्स की डिलीवरी करना। एंड बेलमेंट फॉर प्लेज, जब आप गुड्स को गिरवी रखते हैं किसी मकसद से, उसे आप कहते हैं बेलमेंट फॉर प्लेज। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। क्या क्या किया है आज हमने? कंसेप्ट ऑफ बेलमेंट, जिसमें हमने बेसिक चीजें पढ़ी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ बेलमेंट, कि क्या अर्थ है बेलमेंट का। सेक्शन 148 के अकॉर्डिंगली बेलमेंट की डेफिनेशन क्या है, इस बारे में हमने स्टडी किया। देन वी टॉक्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, और विशेषताएं क्या होती हैं बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट की, और ऐसी 6 विशेषताएं हमने स्टडी करी। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ डिलीवरी, और सेक्शन 149 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कहता है कि जो गुड्स की डिलीवरी है वो 3 तरीके से की जा सकती है। द फर्स्ट वन इज द एक्चुअल डिलीवरी, द सेकंड वन इज द कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, एंड द थर्ड वन इज द टोकन डिलीवरी। उसके बाद हमने डिस्कस किया अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जिसमें हमने 8 तरह के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट स्टडी किए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी की बातें डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन।